गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 तक हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया था। सो क्वेश्चन नंबर 80 नाउ। द सीईओ ऑफ द कंपनी थिंक्स दैट शेयर होल्डर ऑलवेज लुक फॉर ईपीएस। जो सीईओ है कंपनी का, वो ये देख रहा है या सोच रहा है कि जो शेयर होल्डर है वो कंपनी का हमेशा ईपीएस ही देखते हैं। इसलिए देयरफॉर ही कंसीडर मैक्सिमाइजेशन ऑफ ईपीएस एज हिज कंपनी ऑब्जेक्टिव। अब सीईओ ने कंपनी का ऑब्जेक्टिव ही बना लिया कि ईपीएस को मैक्सिमाइज करना है, बढ़ाना है। हिज कंपनीज करंट नेट प्रॉफिट, उसकी कंपनी का करंट जो नेट प्रॉफिट है वो 80 लाख है अभी का, और प्राइस अर्निंग रेशियो है 10.5। he want to he want to buy another firm which has current income। उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 15.75 लाख है एंड प्राइस अर्निंग रेशियो आपका 10 लाख है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है और इसकी जो रिक्वायरमेंट मांगी गई है ये आपका पार्ट 1 है और ये वाली पार्ट 2 है। तो सबसे पहले पार्ट 1 पढ़ते हैं कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो। जो एक्वायर कंपनी है, टारगेट कंपनी को एक्वायर कर रही है, उसका एक्सचेंज रेशो क्या होगा विच द सीईओ शुड ऑफर सो दैट ही कुड कीप ईपीएस एट करंट लेवल। कि ऐसा कौन सा एक्सचेंज रेशो रखे जिसपे जो एक्वायर कंपनी का पहले ईपीएस था वही सेम एज इट इज बाद में होना चाहिए, given that current market price of both acquire and target company are 42 and 105 respectively। तो जो एक्वायर कंपनी थी और टारगेट कंपनी, तो एक्वायर कंपनी का आपका ईपीएस 42 है और टारगेट कंपनी का आपका ईपीएस है, मार्केट प्राइस है सॉरी, 105। सो गाइज, इसमें सबसे पहले आपको एक्सचेंज रेशियो निकालना है। उससे पहले जो क्वेश्चन ने इन्फॉर्मेशन दी है उससे और फर्दर इन्फॉर्मेशन निकाले। जैसे क्वेश्चन ने ईपीएस नहीं दे रखा तो हमने यहाँ पे ईपीएस निकाला है। तो वर्किंग नोट 1 बनाते हैं। ये एक्वायरिंग कंपनी है ए फॉर, और टी फॉर टारगेटिंग कंपनी। अगर एक्वायरिंग कंपनी का नेट प्रॉफिट देखे तो वो 80 लाख का है, जबकि टारगेट कंपनी का कितना है रुपीज़, ये आपका रुपीज़ 80 लाख का है, जबकि ये कितना है रुपीज़ 15,75,000। प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करें एक्वायरी कंपनी की तो वो 10.5 की, जबकि टारगेटिंग कंपनी की कितनी है 10 की है। ओके गाइस, अब यहाँ पे आ जाता है, हम निकाल लेते हैं मार्केट कैपिटल। अगर आप नेट प्रॉफिट को भी प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर देते हो, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई में प्राइस अर्निंग रेशियो, तो आपका मार्केट कैपिटल आ जाएगा कि रियली में मार्केट में आपके कितने रुपए लगे हुए हैं, या मार्केट में आपकी कैसे सिस्टम, आपके ऑपरेशन या आपके ऑर्गेनाइजेशन की क्या वैल्यू है। तो 840 और 157.50 लाख। सो मार्केट प्राइस जो है आपका, मार्केट प्राइस तो क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे, ये देखो ये 42 है और ये 105 है। सो नंबर ऑफ द शेयर की बात करें तो नंबर ऑफ द शेयर आपका 20 लाख क्वेश्चन में आ जाएगा और ये 1.50 लाख आ जाएगा। देखो मार्केट कैपिटल है आपका 840 और मार्केट प्राइस है 42, तो नंबर ऑफ शेयर आप निकाल सकते हो, मार्केट कैपिटल डिवाइड बाय मार्केट प्राइस। तो ये आ जाएगा 20 लाख के शेयर्स आ जाएंगे और यहाँ पे 1.5 लाख के शेयर्स आ जाएंगे। अब बात करते हैं ईपीएस की, अर्निंग पर शेयर की। तो ईपीएस निकालना तो और आसान है। आपको क्वेश्चन में प्राइस अर्निंग रेशियो दे रखा है, मार्केट प्राइस दे रखा है, तो ईपीएस इक्वल टू में आपको आप कर सकते हो कि एमपीएस अपॉन में प्राइस अर्निंग रेशो, जो भी प्राइस अर्निंग रेशो है। तो ये जैसे ही करोगे आपका ईपीएस निकल कर आ जाएगा 4 और आपका ईपीएस निकल जाएगा, आ जाएगा रुपीज़ 10.50। अब क्वेश्चन एक्सचेंज रेट मांगा है और जिसमें ये कहा गया है कि ईपीएस जो है वो एज इक्वल टू रहना चाहिए। तो ईपीएस बिफोर मर्जर इक्वल टू में ईपीएस आफ्टर मर्जर। ठीक है गाइस, ईपीएस आफ्टर, यहाँ पे आएगा ईपीएस बिफोर, बिफोर।
सो गाइज ईपीएस बिफोर मर्जर कितना था? बिफोर मर्जर 4 था। और ईपीएस आफ्टर मर्जर कितना होगा? तो आफ्टर मर्जर में आपको 80 लाख रुपए का तो आपकी अर्निंग है, और 15.75 लाख टारगेट कंपनी की अर्निंग है, प्लस सिनर्जी बेनिफिट आपका जीरो है। हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे पहले, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फार्मूला हमने ऑलरेडी कई क्लासेस में लिख रखा है, तो इसलिए इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। अपन में नंबर ऑफ द शेयर, आपके पास नंबर ऑफ द शेयर पहले कितने थे? 20 लाख थे, और प्लस 1.5 लाख के आपके पास और नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे टारगेटिंग कंपनी के, और उसको हम एक्सचेंज रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे कि हाँ उसे हम कितना देंगे। सो गाइस जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्सचेंज रेशियो 2.625:1 आ जाएगा। डेट मीन्स कि एक्वायरिंग कंपनी एक शेयर के बदले में 2.625 शेयर्स देगी अपनी कंपनी के। ओके गाइस, तो इसमें हमारा एक्सचेंज रेशियो ही क्वेश्चन में पहले पार्ट में पूछा था, वो कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सेप्शन वाला सिनेरियो इसमें इसमें कहता है कि इफ सीईओ वांट्स टू बोरो। अब सीईओ क्या है कि वो ईपीएस बढ़ाना चाहता है। ईपीएस बढ़ाने के लिए आपको नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या कर रहा है कि वो बाय द टारगेट कंपनी बाय पेइंग कैश, वो सामने वाली कंपनी को कैश दे रहा है कि हाँ भैया आप कैश ले लो, और उसके लिए वो क्या कर रहा है? बोरो कर रहा है अमाउंट 15% के हिसाब से। एंड हाउ मच कैश शुड बी ऑफर टू मेंटेन ईपीएस एज्यूमिंग द रेट टैक्स आपका 30% है। सो गाइस इसकी बात करें तो सबसे पहले तो वही कि लेट सपोज एक्स अमाउंट बोरो। अब एक्स अमाउंट बोरो करना होगा तो आपको ईपीएस बिफोर मर्जर और ईपीएस आफ्टर मर्जर पुट करना होगा। अब आपको ईपीएस बिफोर मर्जर तो 4 था ही क्वेश्चन में। ईपीएस आफ्टर मर्जर की बात करें तो 80 लाख और 15.75 लाख। अब 80 लाख और 15.75 लाख का आपका प्रॉफिट है। उसमें से अगर आप लोन लेते हो तो लोन आप एक्स अमाउंट का लोगे, ये बात ध्यान रखना। एक्स अमाउंट का लोन लोगे, उसमें 15% का 15% का इंटरेस्ट लगाओगे और उसका 0.70 करोगे। डेट मीन्स कि आप इंटरेस्ट काट कर जो रिमेनिंग पार्ट है वो पे करोगे। और अपॉन में नंबर ऑफ शेयर होल्डर यहाँ पे 20 लाख रहेंगे। नए शेयर होल्डर जैसे कि इसमें हमने ऐड कर दिए थे 1.5 लाख के, ऐसा नहीं होगा यहाँ ऐड, क्योंकि हमने पेमेंट तो कैश में करी है। जब पेमेंट कैश में करते हैं तो नंबर ऑफ न्यू शेयर होल्डर कंपनी में ऐड नहीं होते। सो गाइस जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसमें लिखा हुआ है कि हाउ एवर नंबर ऑफ शेयर्स नॉट एडेड ड्यू टू कैपिटल पेड। आपने ड्यू टू कैश पेड, सॉरी, आपने कैश में पेमेंट कर दिया। जब कैश में पेमेंट कर दिए तो आपको कोई भी नंबर ऑफ शेयर ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक्स अमाउंट निकल के आ गया 150 लाख। हैंस पेड 150 इन कैश टू मेंटेन द सेम ईपीएस। सेम ईपीएस मेंटेन करने के लिए कंपनी को 1.5 लाख रुपए का कैश पे करने की जरूरत पड़ेगी। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 कहूँ तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार एग्जाम में आ भी चुका है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं दोस्तों। XYZ लिमिटेड इज कंसिडरिंग मर्ज विद ABC लिमिटेड। जो XYZ लिमिटेड है वो ABC लिमिटेड के साथ मर्ज होना चाहती है। अब XYZ लिमिटेड शेयर्स आर करेंटली ट्रेडेड एट ₹20। XYZ का जो शेयर का करंट प्राइस है वो 20 है। इट हैज 2,50,000 आउटस्टैंडिंग शेयर। इसने अभी तक के 2.5 लाख इसके आउटस्टैंडिंग शेयर है। एंड इट्स अर्निंग आफ्टर टैक्स, जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है वो 5 लाख का है, जिसको अगर हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमारा ईपीएस आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एबीसी लिमिटेड की। तो एबीसी लिमिटेड हैज 1,25,000 आउटस्टैंडिंग शेयर। एबीसी लिमिटेड के 1,25,000 आउटस्टैंडिंग शेयर है। इट्स करंट मार्केट प्राइस, जिसका करंट मार्केट प्राइस तो क्या है 10 है, और इट्स अर्निंग आफ्टर टैक्स इज ₹1,25,000, और जिसका अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना है 1,25,000 है। द मर्जर विल बी अफेक्टेड बाय मींस ऑफ स्टॉक स्वैप। जो मर्जर है वो स्टॉक का स्वैप करके इफेक्ट होगा। ABC Limited has agreed to a plan under XYZ Limited. ABC Limited हैज एग्री टू प्लान अंडर XYZ, मतलब वो उस XYZ लिमिटेड के साथ मर्ज होना चाहते हैं। एंड विल ऑफर द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ ABC लिमिटेड शेयर्स। सो पहली रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, व्हाट इज
प्री मर्जर अर्निंग पर शेयर एंड प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ बोथ द कंपनी। दोनों कंपनी का अगर प्री मर्जर शेयर की बात करें या फिर दोनों कंपनी का प्री अर्निंग पर शेयर और प्राइस अर्निंग रेशियो निकालना है तो सिंपल है, तो एक्स वाई जेड लिमिटेड और आपका एबीसी लिमिटेड। देखो अर्निंग कितनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड की, आपकी 5 लाख की अर्निंग है। नंबर ऑफ द शेयर कितने बताए थे क्वेश्चन में, आउटस्टैंडिंग 2.5 लाख है, तो ईपीएस ईपीएस आपका 2 आ जाएगा। जबकि एबीसी लिमिटेड के अर्निंग की बात करें तो 1,25,000 है, और नंबर ऑफ द शेयर्स की बात करें वो भी 1,25,000 है, तो इसका अर्निंग पर शेयर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा जी। क्वेश्चन में मार्केट प्राइस पर शेयर कितना दे रखा है, तो क्वेश्चन में मार्केट प्राइस पर शेयर आपका यहाँ पे ये 20 है और ये आपका 10 है, तो ये आपका एमपीएस 20 हो गया और ये आपका एमपीएस 10 हो गया। सो गाइस यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो जो है आपका वो आपका 10-10 ईच निकल कर आ जाएगा। सो गाइस पहले क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी पहले पार्ट की वो थी ईपीएस को निकालना और प्राइस अर्निंग रेशियो को निकालना। सो ईपीएस हमारा इन दोनों के इंफॉर्मेशन से आ गया और प्राइस अर्निंग रेशियो ईपीएस और एमपीएस के बेस पे आ गया हमारा 10-10। ओके गाइस, यहाँ पे आप फार्मूला भी लिख सकते हो कि एमपीएस अपॉन में ईपीएस, ये आपका एमपीएस अपॉन में ईपीएस जो है प्राइस अर्निंग रेशियो हो गया 10 टाइम्स, ये आपका रुपीस, ये आपका रुपीस, ये आपका 10 टाइम्स। ओके गाइस, पहली इंफॉर्मेशन कंप्लीट। दूसरे क्या आता है, इफ एबीसी लिमिटेड प्राइस अर्निंग रेशियो 6.4, अगर एबीसी लिमिटेड का प्राइस अर्निंग रेशियो कितना हो जाए 6.4 हो जाए, अभी कितना निकाला हमने 10, व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस, उसका करंट मार्केट प्राइस कितना होगा, एंड व्हाट इज द एक्सचेंज रेशियो, एक्सचेंज रेशियो क्या होगा, एंड व्हाट विल बी एक्स वाई जेड लिमिटेड पोस्ट मर्जर ईपीएस। सो सिंपल, पहले तो प्राइस अर्निंग रेशियो निकालते हैं, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस निकालते हैं एबीसी लिमिटेड का। तो अगर एमपीएस ऑफ एबीसी लिमिटेड निकालना होगा तो प्राइस अर्निंग रेशियो को ईपीएस से मल्टीप्लाई करना होगा। ईपीएस क्वेश्चन में 1 है और प्राइस अर्निंग रेशियो 10 था, बट क्वेश्चन ने चेंज करके कितना कर दिया 6.4 कर दिया, तो कोई नहीं, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 1, आपका मार्केट प्राइस पर शेयर भी आ जाएगा आपका ₹6.4 पर शेयर्स। ये आ गया व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस। अब आता है इसके बाद व्हाट इज एक्सचेंज रेशियो, क्या एक्सचेंज रेशियो होगा, एंड व्हाट विल बी द पोस्ट मर्जर ईपीएस। तो एक्सचेंज रेशियो निकालने के लिए आपको एक्सचेंज रेशियो आपको एमपीएस के बेस पे ही करना है। पहले आपने एमपीएस निकाला, अब एक्सचेंज रेशियो निकाल रहे हो एमपीएस के बेस पे। तो एक्सचेंज रेशियो निकालना है तो एमपीएस ऑफ जिस कंपनी को आप एक्वायर कर रहे हो एबीसी लिमिटेड अपॉन में एमपीएस ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। तो आपका एमपीएस ऑफ एबीसी लिमिटेड तो आपने 6.4 निकाला, उसे आपने यहाँ रख दिया, और एमपीएस ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड आपने क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ था, तो इसको आपने यहाँ पे यूज कर लिया। सो आपका एक्सचेंज रेशियो है जो है वो 3.2 आ गया, आपका एक्सचेंज रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ एमपीएस है, क्योंकि यहाँ पर व्हाट इज द एमपीए करंट मार्केट प्राइस निकाला गया क्वेश्चन एबीसी लिमिटेड का। ठीक है गाइड, तो इसके बेस पे एमपीएस के बेस पे आपका क्या आ गया, एक्सचेंज रेशियो आ गया। एंड व्हाट विल एक्स वाई जेड लिमिटेड अ पोस्ट मर्जर ईपीएस। अब एक्स वाई जेड लिमिटेड का पोस्ट मर्जर ईपीएस क्या है, तो अर्निंग ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड प्लस earning of ABC Limited upon में number of shares of XYZ Limited, number of shares of ABC Limited into में exchange ratio 0.32। जब इस कॉम्बिनेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपका जो EPS है वो ₹2.16 पर शेयर्स निकल कर आ जाएगा। सो गाइस यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्राइस अर्निंग रेशियो दे रखी है, अदरवाइज क्वेश्चन में तो हमने प्राइस अर्निंग रेशियो निकाल ली थी। अब क्वेश्चन नंबर जो पॉइंट नंबर 3 है वो ये कहता है व्हाट शुड बी एक्सचेंज रेशियो, कौन सा एक्सचेंज रेशियो ले इफ एक्स वाई जेड लिमिटेड प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर ईपीएस आर टू बी सेम। देखो अभी पोस्ट मर्जर ईपीएस कितना आ गया 2.16 आ गया, वो कह रहा है कि प्री मर्जर और पोस्ट मर्जर दोनों सेम हो जाए, तो ईपीएस आपका पोस्ट मर्जर 2.16 आया, तो ये कह रहा है कि ये 2 हो जाए। तो इस सिचुएशन में आप ईपीएस ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड प्री मर्जर और ईपीएस ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड प्लस एबीसी लिमिटेड पोस्ट मर्जर दोनों को इक्वल रखेंगे
जिसमें ईपीएस ऑफ XYZ लिमिटेड प्री मर्जर का आपका 2 रुपये आया था, और ईपीएस ऑफ XYZ लिमिटेड प्लस एबीसी लिमिटेड का फार्मूला लगा देंगे, जो कि यही फार्मूला है जो हमने यहाँ पे अभी ऊपर यूज किया था। तो इस फार्मूले में ये अमाउंट आपका 6,25,000 हो गया, ये आपका 2.5 लाख के शेयर होगा, ये 1,25,000 के शेयर थे ये एबीसी लिमिटेड के। इनटू में एक्सचेंज रेशो हमने निकाल रखा था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा कि एक्सचेंज रेशो क्या होगा, तो यहाँ पे एक्सचेंज रेशो आपको निकालना है। सो गाइस, इस कॉम्बिनेशन से जब आप सोल्व करोगे तो आपका एक्सचेंज रेशो आएगा 0.50। अगर हम एक्सचेंज रेशो 0.50 रखें तो हमारा जो ईपीएस 2 आया था वो पोस्ट मर्जर का भी ईपीएस हमारा 2 निकल कर आएगा। अभी कितना आ रहा है? 2.16 आ रहा है, क्योंकि एक्सचेंज रेशो कितना है? 0.32। सो गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूँ तो थोड़ा सा लॉजिकल है और इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। सो गाइस, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो सेम एज क्वेश्चन नंबर 15 है। अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि जैसे क्वेश्चन नंबर इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर जो 15 किया है उसी की एज इट इज कॉपी है। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर अगर 15 हो जाता है तो आपका उसी के साथ साथ ये एज्यूम कर लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 20 भी हो गया है। सो गाइस, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? के लिमिटेड इज कंसिडरिंग एक्वायर एन लिमिटेड। के लिमिटेड एन लिमिटेड को एक्वायर करना चाहता है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे के लिमिटेड की 50 लाख का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, नंबर ऑफ द शेयर 10 लाख है, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर 200 है। जबकि एन लिमिटेड की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15 लाख है, नंबर ऑफ द शेयर 2.5 लाख है, और मार्केट वैल्यू पर शेयर कितना है? 160 रुपये। क्वेश्चन फर्दर कहता है एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर फॉर एक्विजिशन इज बेस्ड ऑन करंट मार्केट वैल्यू। मतलब जो आपको एक्सचेंज रेशो निकालना है वो करंट मार्केट वैल्यू के बेस पे निकालना है। पहली बात क्लियर। देयर इज नो सिनर्जी एडवांटेज, और कोई सिनर्जी एडवांटेज नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट जो है वो ये, फाइंड आउट द अर्निंग पर शेयर फॉर के लिमिटेड आफ्टर मर्जर। के लिमिटेड जो कि एक्वायर कर रही है उसका ईपीएस क्या होगा आफ्टर मर्जर। सो यहाँ पे हम वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं। सबसे पहले एक्सचेंज रेशो निकालते हैं। एक्सचेंज रेशो मार्केट प्राइस पे बेस्ड था, तो जो मार्केट वैल्यू ऑफ एम लिमिटेड, मार्केट वैल्यू ऑफ एन लिमिटेड अपॉन में मार्केट वैल्यू ऑफ के लिमिटेड। एन लिमिटेड का मार्केट वैल्यू कितना है? 160 है, और के लिमिटेड का कितना है? 200 है। एक्सचेंज रेशो कितना आ जाएगा? 0.8। 0.8:1। दैट मीन्स कि एक शेयर के बदले में के लिमिटेड को अपने 0.8 शेयर्स देने पड़ेंगे। उसके बाद क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि एक्सचेंज रेशो निकालने के बाद ईपीएस ऑफ के लिमिटेड निकालना है आफ्टर मर्जर। तो ईपीएस ऑफ के लिमिटेड क्या होगा? ईपीएस ऑफ एन प्लस के लिमिटेड। सो यहाँ पर अगर एन लिमिटेड की अर्निंग और के लिमिटेड की अर्निंग प्लस सिनर्जी बेनिफिट अपॉन में एन लिमिटेड का नंबर ऑफ द शेयर, के लिमिटेड का नंबर ऑफ द शेयर, इनटू में एक्सचेंज रेशो। अब यहाँ पे आपका जो लिमिटेड है ये के लिमिटेड के लिए निकालना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, आगे पीछे लिख दिया है। आपका के लिमिटेड तो एक्वायर है और एन लिमिटेड को एक्वायर कर रही है। सो यहाँ कंफ्यूजन ना हो जाए। आपका के लिमिटेड की अर्निंग, एन लिमिटेड की अर्निंग प्लस सिनर्जी बेनिफिट अपॉन में के लिमिटेड के नंबर ऑफ द शेयर और एन लिमिटेड के नंबर ऑफ द शेयर इनटू में एक्सचेंज रेशो। तो यहाँ पे अर्निंग कितनी है के लिमिटेड की? 50 लाख की। एन लिमिटेड की कितनी है? 15 लाख की है। ये रहा जी 50 लाख और 15 लाख, और नंबर ऑफ द शेयर कितने हैं? 10 लाख और 2.5 लाख। तो नंबर ऑफ द शेयर आपके आ गए 10 लाख और 2.5 लाख, और एक्सचेंज रेशियो कितना है? 0.8। तो गाइज जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा अर्निंग पर शेयर, जो अर्निंग पर शेयर क्वेश्चन ने मांगा था आफ्टर मर्जर ऑफ के लिमिटेड, इज आ जाएगा ₹5.417। सो गाइज यहाँ पे पहला पार्ट तो कंप्लीट हो जाता है। दूसरा पार्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द एक्सचेंज रेशो। हमें वो एक्सचेंज रेशो निकालना है सो दैट द शेयर होल्डर ऑफ एन लिमिटेड वुड नॉट बी लॉस।
सो गाइस इसके लिए क्वेश्चन हम सेम ये वही रिक्वायरमेंट है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हो। प्रीवियस बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे इसमें कि हाँ आपको इसमें एक्सचेंज रेशो बताना है और वो एक्सचेंज रेशो बताना है जिसमें एन लिमिटेड को कोई सा भी लॉस ना हो। तो इसमें सबसे पहले एन लिमिटेड की अर्निंग निकाल लो बिफोर द कन्वर्जन, और आफ्टर कन्वर्जन के बाद जो एन लिमिटेड की अर्निंग आएगी वो दोनों सेम होनी चाहिए। तो देखो अर्निंग बिफोर मर्जर, अगर अनलिमिटेड की बात की जाए अर्निंग बिफोर मर्जर, तो वही तो होगी कि आपका 6 रुपए की तो ईपीएस थी और आपका 2.5 लाख का नंबर ऑफ द शेयर थे, तो आपके 15 लाख की अर्निंग हो गई। हमने ईपीएस ऑफ अनलिमिटेड यहाँ निकाल लिया है, 6 रुपए की थी। ठीक है। सो आपको यहाँ पे एक्सचेंज रेशो नहीं दिया हुआ, लेकिन ये बेस ये कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द एक्सचेंज रेशो शो दैट द अनलिमिटेड वुड नॉट बी लॉस। तो इस केस में क्या होगा कि आप एक्सचेंज रेशो हमेशा ईपीएस के बेस पे ही लेना। सो ईपीएस हमने दोनों कंपनी का निकाल दिया, के लिमिटेड का भी निकाल दिया और एन लिमिटेड का निकाल दिया, और बिफोर अर्निंग भी निकाल दी कि 15 लाख रुपए की इसकी अर्निंग है बिफोर मर्जर। तो ईपीएस के बेस पे अगर हम एक्सचेंज रेशो निकालते हैं तो वो आता है 1.2, कि के लिमिटेड अपने 1.2 शेयर देगी एन लिमिटेड के एक शेयर के बदले में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ द शेयर इशूड बाय के लिमिटेड, के लिमिटेड कितने शेयर इशू करेगी तो उनके 2.5 लाख शेयर लेगी और उसके बदले में 3 लाख शेयर्स इशू कर देगी। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ द शेयर ऑफ के लिमिटेड के कितने हो जाएंगे? 10 लाख तो थे ही, और 3 लाख फर्दर इशू कर दिए तो कितने हो गए? 13 लाख हो गए। और ईपीएस ऑफ के लिमिटेड आफ्टर मर्जर क्या होगा? 50 लाख की तो इनकी अर्निंग थी, 50 लाख की सामने वाली कंपनी की अर्निंग हो गई, तो दोनों मिलाकर आपके 65 लाख की अर्निंग हो गई और टोटल नंबर ऑफ द शेयर हो गए 13। तो ईपीएस ऑफ के लिमिटेड आफ्टर मर्जर कितना आ गया? 5। तो टोटल अर्निंग टू एन लिमिटेड आफ्टर मर्जर, देखो 3 लाख के तो शेयर मिलेंगे और ईपीएस कितना है के लिमिटेड का? 5 रुपए। तो बताओ एन लिमिटेड की अर्निंग 15 लाख हो गई, और एन लिमिटेड की ये अर्निंग आपकी 15 लाख हमने पहले ही यहाँ पे स्टार्टिंग में निकाली थी। सो यहाँ पे इस एक्सचेंज रेशो पे 1.2 एक्सचेंज रेशो पे एन लिमिटेड को कोई भी लॉस नहीं होगा। तो हैंस एक्सचेंज रेशो बेस्ड ऑन ईपीएस, आपको जो एक्सचेंज रेशो है वो ईपीएस के बेस को मानकर निकालना होगा। सो गाइस इस ये जो इंफॉर्मेशन होती है फाइंड द एक्सचेंज रेशियो, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो हम इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये धीरे धीरे हमारे को और बेस मजबूत हो जाएगा इसमें हमारा। सो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक ठाक क्वेश्चन था। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं गाइस। गाइस क्वेश्चन नंबर 22 है सेम एज क्वेश्चन नंबर 21 है जो अभी हमने किया था। तो क्वेश्चन नंबर अगर हमारा 21 हो जाता है तो 22 करने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। सो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड related to acquiring firm marked limited and the target firm mask limited। जो एक्वायरिंग फर्म है वो आपकी मार्क लिमिटेड है और टारगेट फर्म आपकी मास्क लिमिटेड है। अर्निंग आफ्टर टैक्स, आपका जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है वो आपका 2000 लैक्स है मार्क लिमिटेड का, और मास्क लिमिटेड का आपका 400 लैक्स है। और आपकी जो एक्वायरिंग फर्म है वो है आपकी मार्क लिमिटेड, एंड मास्क लिमिटेड जो है आपकी वो टारगेट फर्म है। ओके गाइस, नंबर ऑफ द शेयर आउटस्टैंडिंग 200 lakhs एंड 100 lakhs है। प्राइस अर्निंग रेशियो आपका 10 टाइम्स एंड 5 टाइम्स है। सो क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है व्हाट इज स्वैप रेशियो बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस। आपको पहले करंट मार्केट प्राइस निकालना है फिर आपको स्वैप रेशियो बताना है। तो करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हमें अर्निंग दे रखा है, नंबर ऑफ द शेयर दे रखा है, तो ईपीएस निकालेंगे। ईपीएस और प्राइस अर्निंग से हम एमपीएस निकाल लेंगे। सो गाइस यहाँ पे स्वैप रेशियो निकालना है। मार्केट प्राइस ऑफ, यहाँ पे आपको मास्क लिमिटेड रखना है एंड मार्केट प्राइस ऑफ मार्क लिमिटेड। अब मार्केट प्राइस निकालने के लिए हमें सबसे पहले ईपीएस निकालना होगा। तो ईपीएस ऑफ आपका यहाँ पे ए लिमिटेड बी लिमिटेड कह लो, एक्वायरिंग कंपनी और टारगेट कंपनी, ये आपका या तो मास्क और मार्क लिमिटेड भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे टारगेट टारगेट एक्वायरिंग लिमिटेड और टारगेट लिमिटेड आपकी,
ठीक है गाइस। अब यहाँ पे जब हमने ईपीएस निकाला तो एक्वायरिंग लिमिटेड का आपका आ गया मार्क लिमिटेड का 10 और टारगेट जो मास्क लिमिटेड है उसका आ गया आपका 4। तो यहाँ पे ईपीएस आपका आ गया, तो आप एमपीएस निकाल सकते हैं। एमपीएस इक्वल टू में ईपीएस इंटू में प्राइस अर्निंग रेशियो। तो आपका ईपीएस इसका तो 10 था, प्राइस अर्निंग तो 10 था और ईपीएस भी 10 था। तो आपका एक्वायरिंग कंपनी का जो मार्केट प्राइस आया वो 100 आया एंड टारगेट कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर कितना आ गया, 20 आ गया। सो गाइज यहाँ पे ये आपका 100 और 20 है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है बट कोई नहीं। ये यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा, दैट्स फाइन। तो आपका जो एक्सचेंज रेशो है 0.2 एक्सचेंज रेशो हो जाएगा। मार्केट प्राइस आपने यहाँ पे 100 और 120 निकाल ली थी। ठीक है गाइस। सो पहली इंफॉर्मेशन हमारी कंप्लीट होती है। सेकंड इंफॉर्मेशन कहता है व्हाट इज ईपीएस ऑफ मार्क लिमिटेड, मतलब एक्वायरिंग कंपनी आफ्टर एक्विजिशन। एक्विजिशन के बाद ईपीएस क्या होगा मार्क लिमिटेड का। तो यहाँ पे ईपीएस ऑफ मार्क लिमिटेड आफ्टर मर्ज, तो यहाँ पे अर्निंग ऑफ एक्वायरिंग लिमिटेड प्लस अर्निंग ऑफ यहाँ पे आपका टारगेट लिमिटेड हो जाएगा। अर्निंग ऑफ टारगेट लिमिटेड, तो यहाँ पे आपका टारगेट लिमिटेड की अर्निंग कितनी है प्लस नंबर ऑफ द शेयर ऑफ एक्वायर लिमिटेड एंड नंबर ऑफ द शेयर ऑफ का टारगेट लिमिटेड का। तो आपकी अर्निंग इनकी यहाँ पे आपका जो अर्निंग है ये 2000 लैक्स है एंड 400 लैक्स। क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन थी हमारी। देखो यहाँ पे 2000 लैक्स एंड 400 लैक्स है। तो ये आपकी 2000 लैक्स और 400 लैक्स हो गया। नंबर ऑफ द शेयर्स, नंबर ऑफ द शेयर्स कितने हैं 200 लैक्स एंड 100 लैक्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ द शेयर्स भी हम 200 लैक्स और 100 लैक्स कर देंगे, जहाँ पे एक्सचेंज रेशो हमारा 0.2 आया था। सो गाइज ये कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा जो अर्निंग पर शेयर है पोस्ट मर्जर का वो भी एक्वायरिंग कंपनी का वो आ जाएगा 10.91 पर शेयर्स। सो गाइज यहाँ पे सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट कहता है व्हाट इज एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ एक्वायरिंग लिमिटेड after acquisition assuming that price earning ratio of acquiring limited या मार्क लिमिटेड रिमेन अनचेंज। तो प्राइस रेशियो पहले भी उतना ही था बाद में भी उतना ही है। तो बताओ एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस कितना होगा। सो इस केस में आपको निकालना है एमपीएस ऑफ एक्वायरिंग लिमिटेड और बी डिनोट फॉर टारगेट लिमिटेड। तो यहाँ पे आपका जो टारगेट कंपनी है तो एमपीएस ऑफ बोथ द कंपनी इक्वल टू में ईपीएस ऑफ पोस्ट मर्जर एंड प्राइस अर्निंग रेशियो तो आपको सेम बताया ही है। और अर्निंग पर शेयर अभी हमने दोनों कंपनी का निकाला था मर्जर में। तो अर्निंग पर शेयर जो आया था आपका वो आया था 10.91 और प्राइस अर्निंग रेशियो आपका 10 सेम था। तो एमपीएस ऑफ एक्वायरिंग लिमिटेड एंड टारगेट लिमिटेड आपका आ गया, ये आ गया 109.10 आफ्टर द मर्जर। यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट कंप्लीट होता है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ मर्ज फर्म। अब यहाँ पे जो दोनों फर्म मर्ज हो गई है उसकी मार्केट वैल्यू निकालनी। तो हमें मार्केट प्राइस तो पता ही है मर्ज फर्म का और नंबर ऑफ द शेयर होल्डर भी पता है, तो हमें मार्केट वैल्यू भी निकल जाएगी। नंबर ऑफ द शेयर होल्डर क्वेश्चन में दे ही रखे हैं कि आपके देखो आपके नंबर ऑफ द शेयर्स की बात करूं तो 200 लाख थे और यहाँ पे 100 लाख तो शेयर्स हैं ही, लेकिन जब आप एक्सचेंज करके एक शेयर के बदले में 0.2 शेयर दोगे तो 100 शेयर के बदले में 20 लाख शेयर्स दोगे। तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ द शेयर्स है वो हो जाएंगे गाइस 220 लाख। यहाँ पे कर सकते हैं कि आपका 100 लाख का तो शेयर्स था ही, इनटू में एक्सचेंज रेशो 0.20 था, तो ये आ जाएगा आपका 20 लाख शेयर्स। और स्टार्टिंग में इनका टोटल शेयर्स 200 लाख थे, तो टोटल 220 लाख शेयर्स हो गए और मार्केट वैल्यू भी आपकी कितनी होगी 109 लाख। सो गाइज यहाँ पे टोटल जो मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज फर्म है वो आ गई आपकी 24,002 लैक्स।
सो गाइज यहाँ पे हमारा इस फोर्थ नंबर पॉइंट भी मार्केट वैल्यू भी निकल गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द गेन एंड लॉस टू द शेयर होल्डर ऑफ टू इंडिपेंडेंट कंपनी आफ्टर एक्विजिशन। अब एक्विजिशन के बाद कैलकुलेट करना है कि दोनों शेयर होल्डर को गेन हुआ या नुकसान हुआ। तो सिंपल आप निकाल सकते हो गेन एंड लॉस बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू के बेस पे निकालना। तो एबीसी लिमिटेड, अब मार्केट वैल्यू आफ्टर मर्जर क्या थी, ए लिमिटेड की, एक्वायरिंग लिमिटेड की, एंड मार्केट वैल्यू ऑफ यहाँ पे आपके टारगेट लिमिटेड की कर लो। तो गेन एंड लॉस टू मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू आपकी टोटल नंबर ऑफ द शेयर आपके 200 थे और मार्केट वैल्यू 109 थी, तो इंडिविजुअल वैल्यू कितनी हो गई 21,820 लैक्स रुपीज इन लैक्स है। और टी लिमिटेड के नंबर ऑफ द शेयर कितने थे 200 थे, इनटू में मार्केट प्राइस कितना है 109.10, तो टी लिमिटेड की वैल्यू हो गई, टारगेटिंग लिमिटेड की वैल्यू हो गई आपकी 2182। और मार्केट वैल्यू बिफोर मर्जर कितना था, एक का तो 2000 लाख था और दूसरे का, यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन कर लेते हैं कि मार्केट वैल्यू कितनी थी आपकी। देखो मार्केट प्राइस क्वेश्चन में कितना आया था, एक का 100 आया था और एक का 20 आया था बिफोर मर्जर। तो यहाँ पे 20 और नंबर ऑफ द शेयर कितने हैं आपके 100 लैक्स है, तो यहाँ पे 2000 लैक्स हो जाएंगे और यहाँ पे 20,000 लैक्स हो जाएंगे। सो गाइज यहाँ पे आपका एक जीरो कम है, कोई नहीं हम लगा देते हैं। तो ये आपका 20,000 लैक्स हो गया और ये आपका 2,000 लैक्स हो गया मार्केट वैल्यू बिफोर मर्जर। सो गाइज यहाँ पे गेन टू द शेयर होल्डर, इनको जो गेन हुआ वो हुआ 1,820 लैक्स का, और इनको जो गेन हुआ वो हुआ 182 लैक्स का। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 23 में बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकालनी थी, तो वन बाय वन जब इसे सॉल्व करोगे तो इतना टफ नहीं लगेगा ये। सो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं गाइस। 24, XYZ लिमिटेड वांट्स टू परचेज द एवीसी लिमिटेड। XYZ लिमिटेड एवीसी लिमिटेड को खरीदना चाहते हैं by exchanging 0.7 of its share for each shares of ABC Limited। exchange ratio 0.7 दे रखा है। relevant financial data are as follow। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर की बात, इक्विटी शेयर्स की बात करें तो 10 लाख XYZ लिमिटेड के हैं और जो 4 लाख हैं वो ABC लिमिटेड के हैं। अर्निंग पर शेयर करें तो 40 रुपीज़ XYZ, 28 रुपीज़। मार्केट प्राइस पर शेयर MPS की बात करें तो ये आपका 250 और 160 है। इलस्ट्रेट द इम्पैक्ट ऑफ मर्जर ऑन ईपीएस ऑफ द बोथ द कंपनी। इस मर्जर से ईपीएस पे क्या फर्क पड़ेगा ऑफ द मर्ज कंपनी, मतलब मर्ज कंपनी का आपको ईपीएस निकालना है। तो मर्ज कंपनी का ईपीएस का फार्मूला होता है अर्निंग ऑफ एक्स लिमिटेड प्लस अर्निंग ऑफ ए लिमिटेड प्लस में सिनर्जी बेनिफिट अपॉन में नंबर ऑफ शेयर ऑफ ए लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर ऑफ बी लिमिटेड इनटू में एक्सचेंज रेशो। अब अर्निंग जो ए की है क्वेश्चन में, अर्निंग पर शेयर दे रखा है तो ये आप मल्टीपल करोगे तो 400 लैक्स आ जाएगा। एंड बी का एबीसी लिमिटेड का मल्टीपल करोगे तो 112 लाख आ जाएगा। नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 10 लाख एंड ये आपका 4 लाख। और एक्सचेंज रेशो आपका अब आपको एक्सचेंज रेशो यहाँ क्वेश्चन में यहाँ पे एक्सचेंज रेशो दे रखा है, तो यहाँ से एक्सचेंज रेशो का यूज कर लीजिए आप। तो ये आपका अर्निंग पर शेयर जो है मर्ज कंपनी का 40 रुपीज पर शेयर आ जाएगा। सो पहला ये कि इम्पैक्ट ऑफ मर्ज ऑन द ईपीएस ऑफ द बोथ द कंपनी, इलस्ट्रेट द इम्पैक्ट ऑन मर्ज ऑन ईपीएस ऑफ द बोथ कंपनी। तो अब दोनों कंपनियों के शेयर होल्डर पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो इम्पैक्ट गाइस ऐसे एनालाइज करते हैं, जैसे ईपीएस मर्ज कंपनी का आ गया, ईपीएस एबीसी लिमिटेड का अगर मैं ईपीएस निकालूं तो ये आ जाएगा आपका 28, क्योंकि 40 में आपको 0.70 शेयर एक्सचेंज रेशो से मल्टीप्लाई करोगे तो ईपीएस ऑफ एबीसी लिमिटेड का भी आ जाएगा। ये ईपीएस किसका है XYZ
लिमिटेड का, दैट इज मर्ज्ड कंपनी, इसमें एक्स वाई जेड भी है प्लस एबीसी भी है। तो इनके इम्पैक्ट पे क्या आया, तो देखो एक्स लिमिटेड ए लिमिटेड, एक्स लिमिटेड का बिफोर मर्जर 40 रुपये ईपीएस था और 28 था, और आफ्टर मर्जर भी कितना है 40 है ईपीएस, और इसका भी 28 है। तो इस पे जो शेयर होल्डर का जो इम्पैक्ट है, जो पहला पार्ट पूछ रहा क्वेश्चन का, वो शेयर होल्डर का फंड पे कोई भी या शेयर होल्डर पे कोई भी ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि शेयर होल्डर को पहले जितना ईपीएस मिलता था एक शेयर पे, अभी भी उतना ही दूसरे शेयर पे मिल रहा है। सो गाइस पार्ट 1 यहाँ कंप्लीट होता है। 2 की बात है, द मैनेजमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड हैज कोट अ शेयर एक्सचेंज रेशियो ऑफ 1। हाँ, सेकंड पार्ट में दोस्तों ये कह रहा है कि द मैनेजमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड हैज कोट हैज कोट अ शेयर एक्सचेंज रेशो ऑफ 1:1। जो एबीसी लिमिटेड का मैनेजमेंट है, एबीसी लिमिटेड का, वो कह रहा है कि जो शेयर एक्सचेंज रेशो 0.7 था उसको हटा के हम 1:1 रखते हैं फॉर द मर्जर। अब एज्यूम करो कि प्राइस अर्निंग रेशो ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड, एक्स वाई जेड लिमिटेड का प्राइस अर्निंग रेशो क्या है, विल रिमेन unchanged after the merger, and what will be the gain from the merger of for ABC Limited, and what will be the gain or loss to the merger of XYZ Limited। मतलब इस मर्जर के साथ ABC Limited और XYZ Limited को क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ इस एक्सचेंज रेशियो के हिसाब से। तो इस एक्सचेंज रेशियो के हिसाब से सबसे पहले आप अर्निंग पर शेयर ऑफ द मर्ज फर्म का निकालो, क्योंकि जो ईपीएस आप मर्ज फर्म का है वही ईपीएस आपका क्या कहते हैं दोनों फर्म का हो गया फ्यूचर में। तो यहाँ पे हम ईपीएस निकालेंगे वही 400 लैक्स, और आपको 112 लैक्स का अर्निंग था, और 10 लाख का शेयर थे, 4 लाख का शेयर था, एक्सचेंज रेशो 1:1 हो गया, एक के बदले में एक। तो यहाँ पे जो ईपीएस है वो 36.57 पर शेयर आपका निकल के आएगा। ये आपका ईपीएस आ गया। इसको प्राइस अर्निंग रेशो तो आपका सेम था ही, तो जो एमपीएस आपका, ये जो एमपीएस है ये एक्स प्लस ए मर्ज फर्म का है, लेकिन फ्यूचर में तो दोनों कंपनी का है। तो इस तरीके से अगर एबीसी लिमिटेड को गेन देखे तो पहले उसका मार्केट प्राइस 160 था, अब उसके मार्केट प्राइस कितना हो गया 228.375। तो इसका गेन हो गया 68.375 का। वही एक्स वाई जेड लिमिटेड की बात करें तो उसका मार्केट प्राइस 228.567 हो गया, जबकि पहले कितना था 250 था। तो इनको कितना हो गया लॉस ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड, जबकि यहाँ पे ए बी सी के जो शेयर होल्डर है उनको क्या हुआ है गेन हुआ है। पहले 160 रुपये एम पी एस था, अब 228.375 का एन हो गया, और यहाँ पे लॉस टू एक्स वाई जेड लिमिटेड शेयर होल्डर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर थर्ड और पार्ट नंबर सेकंड दोनों कंप्लीट होता है। एट द लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो डेट एक्सेप्टेबल टू शेयर होल्डर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। अब शेयर होल्डर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड कितना एक्सेप्ट कर सकती है एवीसी लिमिटेड को परचेज करने के लिए। तो इसकी कैलकुलेशन भी आप एक अलग लेवल पे देखोगे, लेकिन बहुत ही अच्छा लॉजिक लगाया। देखो मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो एक्सेप्टेबल टू एक्स वाई जेड लिमिटेड शेयर होल्डर। तो सबसे पहले तो मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज फर्म देखो, तो मार्केट प्राइस तो ये है, और दोनों का अगर हम शेयर्स मिला दे तो वो आपका 14 लाख का हो ही जाता है। तो जो टोटल मार्केट वैल्यू आई वो 3199.98 लाख की आई वैल्यू। ओके जी, जिसमें एक्स वाई जेड लिमिटेड की बात करें तो उसके 10 लाख शेयर थे, और उनकी वैल्यू पहले कितनी थी 250 लाख थी। तो 10 लाख शेयर की 250 लाख वैल्यू थी, तो 2500 लाख की तो उन्हीं की वैल्यू हो गई। तो मर्ज वैल्यू कितनी आई उनको फायदा कितने का हो रहा है 699.98, जो मर्ज वैल्यू ऑफ द एंटिटी ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ एबीसी लिमिटेड की मर्ज वैल्यू ये आई। और इसमें एक्स वाई जेड लिमिटेड के एक शेयर की कीमत 250 रुपये थी, तो वो कितने नंबर ऑफ द शेयर इशू कर सकते हैं, तो वो 2,80,000 शेयर इशू कर सकते हैं 250 के 4 लाख शेयर्स के अगेंस्ट में। जो मैक्सिमम इशू हो गया वो 2.8:4 कह लो, दैट इज 0.70 शेयर्स ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड फॉर द 1 शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड। तो गाइस ये बात क्लियर हो गई कि आपको एक शेयर के बदले में 0.70 शेयर्स देने हैं। 4 डिवाइड बाई 2.8, 2.8 डिवाइड बाई 4, 0.70 शेयर्स। ठीक है गाइस। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर जो
24 है, काफ़ी अच्छा और थोड़ा सा लॉजिकल है, तो इसे एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। सो गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं गाइस। देखो, सिंपल लिमिटेड एंड डिम्पल लिमिटेड आर प्लानिंग टू मर्ज, दोनों मर्ज होना चाहती है। द टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी आर टू डिपेंड ऑन द फ्लक्चुएशन बिजनेस कंडीशन। दोनों कंपनी की वैल्यू फ्लक्चुएशन बिजनेस कंडीशन पे डिपेंड करती है। फ्लक्चुएशन बिजनेस कंडीशन क्या है कि हाई ग्रोथ हो, मीडियम ग्रोथ हो, स्लो ग्रोथ हो, इन कंडीशन पर डिपेंड करती है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर द टोटल वैल्यू, जो टोटल वैल्यू होगी उसमें डेप्ट भी होगा और इक्विटी भी होगा। स्ट्रक्चर ऑफ द टू कंपनी, तो जिसमें आपको जो बिजनेस की कंडीशन है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.20, 0.60 एंड 0.20। अब जो सिंपल लिमिटेड है उसकी जो वैल्यू है वो है 820, 550 एंड 410, और डिम्पल लिमिटेड की है 1050, 825 एंड 590। अब क्वेश्चन कह रहा है फर्दर द करंट डेप्ट ऑफ डिम्पल लिमिटेड, जो करंट डेप्ट है डिम्पल लिमिटेड का वो 65 लैक्स है, और सिंपल लिमिटेड का कितना है, 460 लैक्स। सो कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी सेपरेटली। देखो, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू सेपरेटली फॉर द मर्ज्ड एंटिटी। हर एक दोनों को मर्ज करना है, लेकिन उससे पहले दोनों की सेपरेटली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप जो भी, जैसे सिंपल लिमिटेड की ये वैल्यू दे रखी है उसको हम उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी वैल्यू निकल जानी चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कि कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेप्ट और इक्विटी की जो वैल्यू है वो सेपरेटली सेपरेटली कैलकुलेट करनी है फॉर द मर्ज एंटिटी। तो दोनों को मर्ज करने से पहले सेपरेट कैलकुलेट करना है, मतलब इसमें से हमें डेप्ट का पार्ट अलग निकालना है, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है, और इक्विटी का पार्ट अलग से निकालना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने जो सॉल्व कर रखा है, देखो वैल्यू ऑफ द फर्म तो आपकी 820, 550 एंड 410 है। इसमें से डेप्ट का जो पार्ट है वो डेप्ट का पार्ट 460 है, तो डेप्ट का पार्ट 460 इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू ऑफ द फर्म ही 410 है, तो जाहिर सी बात है सारा का सारा डेप्ट का ही पार्ट होगा। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना होगा, तो देखो वैल्यू ऑफ द इक्विटी आपका, यहाँ बात करूं मैं, सॉल्यूशन पे आते हैं गाइस। देखो सिंपल लिमिटेड वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होता है, वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, जो कि क्वेश्चन ने हमें बताया है। अब इसमें जो बिजनेस कंडीशन है वो हाई है, मीडियम है, स्लो है। वैल्यू ऑफ द फर्म की बात करते हैं, तो वैल्यू ऑफ द फर्म आपकी 820, 550 एंड 410 है। और वैल्यू ऑफ द डेप्ट की बात करें तो आपकी जो डेप्ट है इसके अंदर, सभी के केस में हमें डेप्ट और इक्विटी की वैल्यू अलग अलग निकालनी है। तो ये अगर टोटल ऑफ द फर्म है तो इसमें फर्म की वैल्यू इतनी है, तो डेप्ट की वैल्यू 460 होगी, यहाँ पे भी डेप्ट की वैल्यू 460 होगी, और यहाँ पे भी डेप्ट की वैल्यू 460 होगी। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द इक्विटी क्या होगा, जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा इनका 360, ये यहाँ पे भी रिमेनिंग बैलेंस बचेगा, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी 90। अब यहाँ पे ये कंडीशन, ये वाला जो पॉइंट है ये नोट करने वाला है दोस्तों इस पूरे क्वेश्चन में। अब यहाँ देखो, यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फर्म तो 410 है और वैल्यू ऑफ द डेप्ट ही आपका 460 है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आपका 50 हो गया। और जबकि इक्विटी नॉट इन नेगेटिव, इक्विटी आपका नेगेटिव में कभी होता ही नहीं, तो यहाँ पे जो डेप्ट माना है ये 460 की जगह 410 ही मानेंगे, और यहाँ वैल्यू ऑफ द इक्विटी हम जीरो कंसीडर करेंगे। अब हम वैल्यू ऑफ द डेप्ट और वैल्यू ऑफ द इक्विटी को सेपरेटली निकाल देते हैं, जैसा हमें क्वेश्चन में कहा था। तो वैल्यू ऑफ द डेप्ट क्या है, 460 है, आपको प्रोबेबिलिटी 0.20, और इसकी प्रोबेबिलिटी 460 को 0.60, और इसको, अब ये जो आपको कंडीशन मल्टीप्लाई करना है वैल्यू ऑफ द डेप्ट के लिए, अब इसको आपको नोटिस करने वाली बात है कि इसको आप कितना लेते हो। तो इसको आप कैलकुलेट करके दीजिए, देखिए हमने जो डेप्ट माना है वो 460 ना मानकर 410 ही। 460 इंटू 0.20 मेमोरी, 460 इंटू 0.60 मेमोरी, और 410 इंटू 0.20, तो ये आपका आ गया गाइस 450, 450 लैक्स।
तो यहाँ पे आप देख लेना, ये जो है पोर्शन आपका, ये आपको 410 लेना है और ये आपका 0.20 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा का पूरा ये बैठ ही नहीं रहा। यही नोटिस करने वाली बात है पूरे क्वेश्चन में। और वैल्यू ऑफ इक्विटी की बात करें तो 360.20 से मल्टीप्लाई 9, अब आपका 90 है तो 0.6 से मल्टीप्लाई, और उसका अगला इक्विटी तो हम जीरो ही कंसीडर करेंगे, -50 मत ले लेना, ये भी थोड़ा नोटिस करने वाली बात है। सो गाइज ये आपकी वैल्यू आ जाएगी ये 126। तो वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो 576 आ जाएगी, वैल्यू ऑफ द फर्म इन लैक्स, क्योंकि 450 प्लस 126 इज 576 लाख आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई। अब डिम्पल लिमिटेड की बात करें तो डिम्पल लिमिटेड में एज ए सच इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको वैल्यू ऑफ द फर्म दे रखा है, वैल्यू ऑफ द डेप्ट सबकी सेपरेटली काउंट कर लेंगे तो वैल्यू ऑफ द इक्विटी आ जाएगी। तो वैल्यू ऑफ द इक्विटी को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे और देन आपको सॉरी वैल्यू ऑफ द डेप्ट को यहाँ पे रिवर्स लिख दिया है, ये वैल्यू ऑफ द आपका, ये वैल्यू ऑफ इक्विटी होगा और ये आपका वैल्यू ऑफ डेप्ट होगा। सो गाइज यहाँ पे इस सेकंड कैलकुलेशन में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फर्म है वो आपकी 820 आ जाएगी। सो आपकी अब आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल जाएगी इजिली। एक्सपेक्टेड वैल्यू, अब मैं वैल्यू ऑफ सिर्फ इक्विटी इक्विटी की बात करता हूँ, तो यहाँ पर इक्विटी कितनी आई थी, सिंपल लिमिटेड की और डिम्पल लिमिटेड की। तो डिम्पल की 758 आई थी और सिंपल की 126 आई थी, तो टोटल 884 हो गई गाइस। और एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको निकालनी है डेप्ट की, तो यहाँ पे आपका सिंपल लिमिटेड और डिम्पल लिमिटेड, डिम्पल की जो वैल्यू आई है वो तो 65 आई है, जबकि ये 450 आई थी, तो ये टोटल वैल्यू आ गई आपकी 515। सो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। अच्छा क्वेश्चन था, रिलेटेड टू वैल्यूएशन, वैल्यूएशन से रिलेट था। सो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं दोस्तों। लॉन्गिट्यूड लिमिटेड इज इन प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग लैटिट्यूड लिमिटेड ऑन अ शेयर एक्सचेंज बेसिस द फॉलोइंग रेलिवेंट डेटा, मतलब लॉन्गिट्यूड लिमिटेड एक्वायर करना चाहते हैं लैटिट्यूड लिमिटेड को, कुछ रेलिवेंट डेटा दिया हुआ है। जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो आपका लैटिट्यूड लिमिटेड है, आपका ये जो रुपीस है ये इन लाख में है, लॉन्गिट्यूड लिमिटेड और लैटिट्यूड लिमिटेड। तो आपका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 140 है, 60 है। नंबर ऑफ द शेयर्स की बात करें तो 15 लाख है, 16 लाख है। अर्निंग पर शेयर की बात करें रुपीस में तो 8 रुपये है, 5 रुपये पर शेयर है। प्राइस अर्निंग रेशियो आपका 15 है और 10 है। इग्नोर सिनर्जी, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू पर शेयर, मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना है आपको। सो गाइस हमें 140 60 दे रखा है, नंबर ऑफ द शेयर दे रखा है, तो और ईपीएस भी दे रखा है। तो प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो आप इजली निकाल सकते हो कि आपका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है, क्वेश्चन ने प्राइस अर्निंग रेशियो भी दे रखा है खैर, तो ये चारों रिक्वायरमेंट तो क्वेश्चन ने दे रखा, तो ईपीएस मल्टीप्लीकेशन में प्राइस अर्निंग रेशियो, आपका एमपीएस तो इजीली निकल जाएगा। तो आपका एमपीएस ₹120 पर शेयर आ गया आपका, और ₹50 पर शेयर आ गया आपका।
सो गाइस यहाँ पे पहला पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में कहता है मैक्सिमम एक्सचेंज रेशो। वो एक्सचेंज रेशो बताओ जिस पे लॉन्गिट्यूड लिमिटेड कैन ऑफर विदाउट डाइल्यूशन ऑफ ईपीएस, ना तो उसका ईपीएस ही ले और ना मार्केट वैल्यू ले ले। दैट मीन्स कि उसका उसकी मार्केट वैल्यू पहले भी उतनी थी और ईपी और आज भी इतनी होनी चाहिए, और ईपीएस भी पहले जितनी थी और आज भी उतनी ही होनी चाहिए आफ्टर मर्जर। सो गाइस यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं सेकंड का पहला पार्ट। ईपीए ये पहला पार्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस। तो इस केस में क्या करना होगा आपको, ईपीएस बिफोर मर्जर और ईपीएस आफ्टर मर्जर एज इक्वल टू कि ईपीएस बिफोर मर्जर और ईपीएस आफ्टर मर्जर दोनों बराबर होने चाहिए। तो ईपीएस बिफोर मर्जर आपको 8 दे रखा है और ईपीएस आफ्टर मर्जर क्या होगा, अर्निंग ऑफ ए लॉन्गिट्यूड लिमिटेड और अर्निंग ऑफ बी यहाँ पे लैटिट्यूड लिमिटेड। नंबर ऑफ द शेयर लॉन्गिट्यूड लिमिटेड और नंबर ऑफ द शेयर लैटिट्यूड लिमिटेड इनटू में एक्सचेंज रेशियो। अब लॉन्गिट्यूड का अर्निंग कितनी है 140 और लैटिट्यूड की कितनी है 160। अर्निंग अर्निंग यहाँ पर 60 है, 160 लिख दिया है। और नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो कितना है 15 है, और नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 16 है। सो गाइज यहाँ पे ये तो आपका 160 हो गया, ये आपका 60 लाख है। सो गाइज इस कैलकुलेशन को आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 200 और ये आपकी कैलकुलेशन ये आएगी। तो इस तरीके से जो आपका शेयर एक्सचेंज रेशो निकल के आएगा वो 0.625 आएगा। तो 0.625 के शेयर एक्सचेंज रेशो पर आपको के ईपीएस पे कोई भी ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कह रहा है कि यही मार्केट वैल्यू पे भी निकालो पर शेयर। तो ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू पर शेयर पे भी मार्केट वैल्यू पर शेयर बिफोर मर्जर और मार्केट वैल्यू पर शेयर आफ्टर मर्जर सेम होना चाहिए। तो बिफोर मर्जर आपका 120 रुपये है ही। मार्केट वैल्यू ऑफ आफ्टर मर्जर का फार्मूला होता है मार्केट वैल्यू ऑफ ए प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ शेयर ए एंड नंबर ऑफ शेयर ऑफ बी, मतलब लैटिट्यूड इनटू में एक्सचेंज रेशो। अब मार्केट वैल्यू कितनी दे रखी है 1800 800। आपको मार्केट वैल्यू कैसे निकालनी होगी, तो मार्केट वैल्यू आपको क्वेश्चन में देखो मार्केट प्राइस पर शेयर तो आपका 120 आई गया और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 15 है। तो आपका 15 मल्टीप्लाई बाई 120 आपका 1800 आ गया। ऐसे ही आपका 16 मल्टीप्लाई बाय 50 आपका आ जाएगा 800। तो आपको मार्केट वैल्यू, आपकी मार्केट वैल्यू तो गाइस यहाँ पे आई गई 1800 लाख एंड 800 लैक्स, और नंबर ऑफ द शेयर 15 लाख और 16 लाख और मल्टीपल में एक्सचेंज रेशो। तो गाइस इसे जब सॉल्व करोगे तो आपका एक्सचेंज रेशो आ जाएगा 0.4167 रेशो 1। तो आपको इस एक्सचेंज रेशो पे आपके एमपीएस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 26 अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं दोस्तों। 27 following information is providing related to acquiring company Money Limited and the target company Ratan Limited। सो मनी लिमिटेड आपकी एक्वायरिंग कंपनी है ए लिमिटेड और ये टारगेटिंग कंपनी है आपकी रतन लिमिटेड। और इसकी इन्फॉर्मेशन है अर्निंग आफ्टर टैक्स आपका 2000 लैक्स है और इसका 4 लैक्स है। और जबकि देखो मनी लिमिटेड जो कि छोटी कंपनी है रतन लिमिटेड को एक्वायर कर रही है। नंबर ऑफ द शेयर आउटस्टैंडिंग की बात करें तो यहाँ पर 200 लैक्स और 1000 लैक्स है। प्राइस अर्निंग रेशियो आपका 10 और 5 है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है व्हाट इज द स्वैप रेशो बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्राइस। तो करंट मार्केट प्राइस के बेस पे आपको स्वैप रेशो निकालना है। तो क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दे नहीं रखा तो हम मार्केट प्राइस निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से ईपीएस निकालते हैं, ईपीएस ऑफ मनी और ईपीएस ऑफ रत्नम। तो दोनों का ईपीएस 10 और 4 आएगा। उसके बाद आप मार्केट प्राइस निकालने के लिए ईपीएस और प्राइस अर्निंग रेशियो का मल्टीपल कर दोगे तो आपका मार्केट प्राइस पर शेयर मनी और रतन लिमिटेड का आ जाएगा 100 रुपीज़ और 200 रुपीज़। यहाँ पे ₹10 पर शेयर आ गया आपका ये, और ये आपका ₹4 पर शेयर। मार्केट प्राइस की बात करें तो ₹100 100 पर शेयर एंड ₹20 पर शेयर। सो गाइज ये तो
मार्केट प्राइस आ गया। मार्केट प्राइस आपको रतन लिमिटेड का अपॉन में मनी लिमिटेड का रखोगे तो आपका जो एक्सचेंज रेशो है वो 0.20 आ जाएगा। तो पहली रिक्वायरमेंट एक्सचेंज रेशो की थी जो कि हमारा 0.20 आ गया। सेकंड रिक्वायरमेंट है व्हाट इज द ईपीएस ऑफ मनी लिमिटेड आफ्टर द एक्विजिशन। ये दोनों हमने बिफोर एक्विजिशन निकाला है और हमें आफ्टर द एक्विजिशन मनी लिमिटेड का निकालना है, दैट इज योर मर्ज कंपनी का। तो मर्ज कंपनी का ईपीएस तो शुरू से ही निकाल रहे हैं, तो हम डायरेक्ट ईपीएस ऑफ मर्ज कंपनी आपका 2000 लैक्स की अर्निंग थी और इसकी 4000 लैक्स की अर्निंग थी और नंबर ऑफ द शेयर 2000 और इसके हो गए आपके ये आपके नंबर ऑफ द शेयर 200 लैक्स और 1000 लैक्स। तो आपको इसको 200 लैक्स और ये भी 200 लैक्स हो गया, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि 1000 आपका जो लैक्स है इसको 0.20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 लैक्स आएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट अपना लिया है। तो ये आपका अर्निंग आफ्टर मर्जर जो है ईपीएस वो आएगा ₹15 पर शेयर। सो गाइज यहाँ पे सेकंड पॉइंट यही रिक्वायरमेंट मांग रहा था। थर्ड पॉइंट कहता है व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ मनी लिमिटेड। मतलब एक्वायरिंग कंपनी की बात करता है आफ्टर द एक्विजिशन एज्यूम दैट प्राइस अर्निंग रेशो इज एडवर्सली, मतलब प्राइस अर्निंग रेशो अफेक्ट हो गया 10% से, और हमें क्या पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो वही है कि अब सबसे पहले तो मार्केट प्राइस आपको निकालना आफ्टर एक्विजिशन। तो आपका ईपीएस जो है वो तो 15 आया ही था आफ्टर एक्विजिशन, अगर उसको हम प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर दे तो मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका अर्निंग पर शेयर तो 15 आ गया था, प्राइस अर्निंग रेशियो पहले 10 था जो कि 10% से गिर गया तो 9 हो गया। तो आपने इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन से ये हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर 135 आ जाएगा। ईपीएस मल्टीप्लाई में प्राइस अर्निंग रेशियो ये आपका 135 आ गया। तो क्वेश्चन की फोर्थ रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। फिर थर्ड रिक्वायरमेंट, फोर्थ रिक्वायरमेंट है डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ द मर्ज कंपनी। मर्ज कंपनी की मार्केट वैल्यू निकालनी है। तो हमको पता है कि मर्ज कंपनी की मार्केट प्राइस तो पता ही है, और मर्ज कंपनी को उसके नंबर ऑफ द शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मर्ज कंपनी की मार्केट वैल्यू आ जाएगी। और मर्ज कंपनी के शेयर होल्डर कितने हैं? 400 लैक्स। 400 लैक्स कैसे हो गए? देखो 200 लैक्स तो आपका करंट कंपनी का है और 200 लैक्स आपका रत्नम कंपनी का है, क्योंकि 1000 शेयर थे, एक्सचेंज रेशो 0.2 था, तो 200 लैक्स शेयर्स ही होंगे। तो 400 लैक्स शेयर्स हो गए और 400 लैक्स शेयर्स को करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 54,000 लैक्स आपका कंपनी की मार्केट वैल्यू। फिर उसके बाद क्वेश्चन की फिफ्थ रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द गेन और लॉस टू द शेयर होल्डर ऑफ द टू इंडिपेंडेंट एंटिटी ड्यू टू मर्जर। मर्जर से इनके जो शेयर होल्डर है इनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आप ये देख लो कि कंपनी की टोटल वैल्यू बिफोर मर्जर कितनी थी। तो कंपनी की टोटल वैल्यू बिफोर मर्जर 2000 आपकी करोड़ थी और रत्नम की भी आपकी 200 करोड़ थी, और वैल्यू आफ्टर मर्जर 270 करोड़ और 270 करोड़। पहले मैं वैल्यू आफ्टर मर्जर बता देता हूँ। देखो गाइस, वैल्यू आफ्टर मर्जर तो आपका ये देखो ये आपके कितने की है? ये 540 करोड़ की कंपनी आपकी मार्केट वैल्यू है, और इसमें जो नंबर ऑफ शेयर है ये 50-50 है, 200 मनी लिमिटेड के और 200 रत्नम लिमिटेड के। तो ये आपके 5 540 करोड़ के मार्केट वैल्यू है, तो 270 करोड़ की मार्केट वैल्यू मनी लिमिटेड की होगी और 270 करोड़ की मार्केट वैल्यू रत्नम लिमिटेड की होगी। ये बात क्लियर होगी। अब इसमें ये बात है कि ये बिफोर वैल्यू कितनी थी। तो बिफोर मार्केट प्राइस क्या था? बिफोर मार्केट प्राइस 100 था और 20 था। तो 100 प्राइस था और नंबर ऑफ शेयर 200 लैक्स थे, और इसका रत्नम का 20 प्राइस था और नंबर ऑफ शेयर 1000 थे। तो दोनों की वैल्यू 200 करोड़ आएगी यहाँ पे मल्टीपल में। सो गाइस यहाँ पे इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो कि इसकी वैल्यू आपकी 100 थी और नंबर ऑफ द शेयर 200 थे। इसकी वैल्यू 100 थी और नंबर ऑफ द शेयर आपके 200 लैक्स थे, और इसकी वैल्यू 20 थी और इसके नंबर ऑफ द शेयर्स 1000 लाख के शेयर होल्डर थे। सो यहाँ पे इनकी टोटल वैल्यू 200 करोड़ 200 करोड़ आ गई। तो आपको मर्जर में कितने का गेन हुआ? मनी को भी 70 करोड़ का गेन हुआ, रत्नम को भी